जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप बताएं कितने दिन रह गए? 20 दिन रह गए। 21वां तो ये है ना जिसमें हम बैठे हैं, ये तो अब आ गए। जो मुसीबत उठानी थी वो तो हो गई। सिर्फ 20 और दिन जज्बाती होके हमने काम करना है, 20 और वर्किंग डेज। चैप्टर 1 अकेले पे अभी तक चल रहे हैं और टारगेट है 20 दिन। क्योंकि चैप्टर 1 ज़रा बड़ा है और इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक हैं, ख़ासतौर पे जो तकरीबन खुश्क टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम चैप्टर 1 की तकरीबन मैक्सिमम चीज़ों को ख़त्म कर लें और उसके बाद फिर अगले दिन से हम चैप्टर 2 में एंट्री दे दें इंशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि क्या हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी समझ आ रही हैं? कल हम लोगों ने पब्लिक और प्राइवेट को समझा था। ये प्राइवेट में 3 खास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो क्या होती हैं भला? सर ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 मेंबर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो 50 तक जा सकते हैं। ठीक है, 2 कम से कम होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन हो गई नंबर ऑफ मेंबर्स की। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आराम से इसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। और इनविटेशन फ्रॉम जनरल पब्लिक को भी रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर द शेयर्स डिबेंचर्स एंड। और जनरल पब्लिक से जब आप इनवाइट करते हैं, आओ हमारे शेयर्स डिबेंचर फलाना फलाना चीज़ खरीदो, तो ये उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक हो गया, ये बात हो गई हमारी प्राइवेट कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो 50 मेंबर्स होने चाहिए, इस मेंबर्स की गिनती में जॉइंट शेयर होल्डर्स को कैसे काउंट करना है? एक सिंगल काउंट करना है, उससे ज़्यादा काउंट नहीं करना है। ये इसलिए उन्होंने रखा है कि समटाइम एक बंदे की डेथ से उसके बच्चों को शेयर मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि कंपनी 50 से ऊपर चली जाए। प्राइवेट कंपनी की एक स्पेशल किस्म है जिसमें एक बंदे के पास सारे शेयर्स होते हैं भाईजान, सिंगल मेंबर कंपनी। तो ये कंपनी कैसे पहचान में आती है? बाकियों से डिफरेंट है। एक ओनर और डायरेक्टर होता है। तो ये इस कंपनी को देख के या ये कंपनी ऐसा क्या करेगी कि फौरन से पता लग जाएगा ये एसएमसी है, इसके नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिख देंगे ताकि दूसरी दुनिया को दूर से पता लग जाए कि ये मजाक है, ये एक बंदे वाली कंपनी है, ई रंग नंबर है। तो वो पहले से ज़रा थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा कि ये शायद उस तरह की कंपनी नहीं होगी जिस तरह से बाकी कंपनियाँ होती हैं। पब्लिक कंपनियों की 2 किस्में थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये लिस्टेड क्या चीज़ होती है? जी, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज नामी इदारे पे जाके इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया होता है। और अब कोई भी बंदा अगर इनके शेयर्स खरीदना चाहे तो वो स्टॉक एक्सचेंज नामी मार्केट या उसका जो ऑनलाइन वर्जन है जिसको हम CDC कहते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, वो वहाँ से जाके उसकी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। कोई कंफ्यूजन इन 2 कैटेगरीज और इनकी सब कैटेगरीज में, पब्लिक और प्राइवेट? अच्छा, एक 3 हमने और कैटेगरी भी पढ़ी थी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और वो तीनों पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। अगर शेयर कैपिटल हो तो फिर पब्लिक और प्राइवेट की डिवीजन होती है। तो इसका मतलब है एक वक्त में कंपनी के 2 स्टेटस हैं। नंबर 1 वो लायबिलिटी के हिसाब से कौन सी तरह की है, और नंबर 2 वो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कौन सी तरह की है। तो जब कंपनी रजिस्टर होती है तो कंपनी उस वक्त बताती है कि हम उन 3 में से कौन सी कैटेगरी को ऑप्ट कर रहे हैं और इन 2 में से कौन सी कैटेगरी को ऑप्ट कर रहे हैं। ये बाद में चल के रिवाइज भी हो सकती हैं सारी कैटेगरीज, लेकिन आपको ऑप्ट जरूर करना पड़ता है। देन हमने पढ़ना शुरू किया होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग इसे कहते हैं जो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी पे कब्जा कर लेती है। एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने मातहत 2-3 तरीके से बना सकती है। 2 बड़े मशहूर तरीके हैं, उनमें से एक तरीका आप बताते हैं। मोर देन 50% ऑफ द उनके शेयर्स शेयर्स वोटिंग वाले होने चाहिए, और खुद ले या कुछ लोगों को मिला भी सकती है साथ, डायरेक्टली खुद ले या इनडायरेक्टली थ्रू इट्स की बाकी सब्सिडरीज, यानी कि अपनी बाकी लेयर्स के साथ मिलके भी अगर ये 50% ले तो वो दूसरी कंपनी इसकी सब्सिडरी बन जाएगी। एक निशानी। 7 वाली खातून। दूसरी निशानी क्या है? इन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें। नहीं, आप तो बहुत दूर, आप प्राइवेट कंपनी में है। हम इस वक्त होल्डिंग सब्सिडरी की शर्तों में आ गए हैं। एक कंपनी दूसरे को सब्सिडरी कैसे बना सकती है? इन्होंने बताया कि अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले तो उसे सब्सिडरी बना लेगी। इसके अलावा कोई तरीका है? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट रिमूव करने का इख्तियार अगर आपके पास आ जाए, इसको हम कानून की ज़बान में कहते हैं कि यू आर कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की
कंपोजिशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, इसको आप रेगुलेट कर रहे हैं। तो अगर एक कंपनी दूसरे के डायरेक्टर्स मेजॉरिटी अपॉइंट या रिमूव करने का इख्तियार रखती है तो पहली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी सब्सिडरी। अच्छा, फिर सब्सिडरी की सब्सिडरी वो भी सब्सिडरी बन जाती है। तो ये 2-3 तरीके हैं, 2 मेन तरीके हैं, और बाकी आप सब्सिडरी की सब्सिडरी वाले रूल की तरफ भी आ सकते हैं। लेयर किसे कहते हैं? लेयर, ये वाले भाई ब्लैक जैकेट, बिल्कुल नहीं आइडिया लेयर किसे कहते हैं? कल आए थे इस रो में, थोड़ा सा उधर वाले भाई, लेयर किसे कहते हैं? लेयर सब्सिडी होल्डिंग, सब्सिडी की सब्सिडी को भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडरी की सब्सिडरी को भी सब्सिडरी कहते हैं। तो लेयर कहाँ है सब में? ये वोटिंग राइट्स अगर होल्डिंग कंपनी, वो तो सब्सिडरी बनाने का तरीका है ना। ये वर्ड लेयर का क्या मतलब है? लेयर किस चीज़ को कहते हैं? लेयर ब्रायलर मुर्गी की एक किस्म होती है, ठीक है? नहीं, तो वो वाली लेयर तो नहीं है ना, कोई और लेयर है। लेयर का क्या मतलब है? होल्डिंग के साथ कनेक्टेड जितनी भी तरह की सब्सिडरीज हैं, वो जैसे जो आप बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, लेकिन आप उन सारी सब्सिडरीज को कलेक्टिवली लेयर्स कहेंगे। हमारी जो सब्सिडरी है वो भी लेयर कहलाएगी, हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी लेयर, यानी हमारी सब्सिडरी और सब्सिडरी के नीचे जितनी भी सब्सिडरीज हैं, हमारे नीचे जितनी भी सब्सिडरीज आती हैं, वो सब की सब हमारी लेयर्स कहलाती हैं। एक कंपनी की एक वक्त में कितनी लेयर्स हो सकती हैं? एज में बी स्पेसिफाइड। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि वो हमें नहीं हमारे सिलेबस में शामिल, तो दुआ देनी है उस वक्त के पार्लियामेंट वालों को जिन्होंने खामखा ज़ियतें दी, लेकिन हमें फ़ायदा हो गया, अब हमें वो याद नहीं करना। होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन समझ आ रही है? टेक्निकली ये लेयर्स वाली बात समझ आई है कि लेयर्स के साथ मिलके जो शेयर्स खरीदे जाते हैं। आप में से किसी ने FR2 तो नहीं पढ़ा हुआ? नो सर, पढ़ा हुआ। FR2 अगर पढ़ा है तो उसमें कंसोलिडेशन होती है, आपकी एक सब्सिडरी होती है, समटाइम सब्सिडरी की एक सब्सिडरी भी होती है, तो वहाँ इफेक्टिव शेयर होल्डिंग निकाली जाती है। पता नहीं FR2 के सिलेबस में कितनी गहराई है, लेकिन अगर आपकी एक सब्सिडरी है जिसमें आपके 60% शेयर्स हैं और उस सब्सिडरी की एक सब्सिडरी है जिसमें उसके 70% शेयर्स हैं, तो हम कैलकुलेशन ये करते हैं कि मेरे 60% इसमें और उसके 70% आगे, तो हम 60% को 70% से मल्टीप्लाई करके कहते हैं कि सबसे आखिरी वाली कंपनी के प्रॉफिट्स का 42% मेरे पास आएगा। इसको अकाउंटिंग की ज़बान में इफेक्टिव शेयर होल्डिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग में सब्सिडरी की सब्सिडरी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, लॉ में मल्टीप्लाई नहीं करना। 50% से ऊपर अगर आपके पास है कंपनी की तो वो सब्सिडरी है, उसके पास अगली कंपनी के 50% से ऊपर है तो वो सब्सिडरी है। आपके पास 20% है, किसी और के पास 35% है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। मेरे पास एक कंपनी के 30% है और मेरी सब्सिडरी के पास उस कंपनी के 30% है, तो 30 + 30 60। ये नहीं सोचना कि मेरे पास सब्सिडरी के तो 55% है और उस सब्सिडरी के 30% है तो 55% ऑफ 30%, मल्टीप्लाई नहीं करना, लॉ में हमने ऐड करना होता है। अकाउंटिंग में मल्टीप्लाई करते हैं। तो FR2 में जब आप जाएंगे तो सब्सिडरी की सब्सिडरी में आपकी कितनी शेयर होल्डिंग है उसके लिए आप दोनों परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन लॉ में हम देखते हैं कि मेरे पास शेयर्स कितने हैं खुद के और सब्सिडरियों के मिला के, और जितनी भी शेयर होल्डिंग होती है वो जो 30, 15, 15 उन सबको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या 50 क्रॉस हो गया, तो बन गई वो हमारी सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? होल्डिंग सब्सिडरी समझते समझते हमने एक और डेफिनेशन को बिला वजह बीच में लाके हलाल कर दिया, पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट की कंपनीज को कहते हैं। तो दो में से कोई एक निशानी आप बता दें जिससे किसी कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कह सकें। डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर किसके पास हो? अगर गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या गवर्नमेंट के अंदर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई लीगल बॉडी, तो गवर्नमेंट या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट या बॉडी ऑफ गवर्नमेंट के पास अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर्स मेजॉरिटी अपॉइंट करने की पावर आ जाए तो वो वाली कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। एक निशानी ये भाई ने बताई, ये इनसे पीछे वाली रो में ब्लैक जैकेट में कोई दूसरी निशानी बता दें। 51% या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या गवर्नमेंट की किसी बॉडी के पास है, किसी भी इदारे के, तो वो इदारा क्या कहलाएगा?
पब्लिक सेक्टर। ये दो मेजर निशानियां हैं और इसमें जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। एक एक्सेप्शन है जिसको याद करना है, समझा मैंने तो उसका थीम दिया था, लेकिन हमारे सिलेबस से उसके थीम का ताल्लुक नहीं है, हमने उसको क्रैम करना है। तो क्या एक्सेप्शन थी? अगर SECP ने क्या किया हो, स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अपॉइंट किया, अगर SECP ने स्टॉक एक्सचेंज या उस तरह की किसी कंपनी पे अपनी तरफ से कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए हैं, उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहेंगे। उसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहेंगे। यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो है जिसमें जेन्युइनली हो रहा है, लेकिन अगर SECP बदमाशी से कुछ बंदे खामखा बिठा दे कहीं और उसके बाद कहते हैं लो जी अब इतने डायरेक्टर बैठ गए, ये तो हमारी कंपनी हो गई, तो उन्होंने कहा ये मजाक नहीं होगा, ये वाली चीज़ काउंट नहीं होगी। कल जितना हमने पढ़ा था डिफरेंट कंपनियों के बारे में, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? सर ये प्राइवेट कंपनी में होता है कि आपने 50 मेंबर्स 50 मेंबर से ऊपर नहीं जाना होता प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। सर ये क्वेश्चन है उसके अंदर ना उसने लिस्ट दी हुई है कि कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं 14, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं 34, ठीक है, और जॉइंट शेयर होल्डिंग है 40। जॉइंट शेयर होल्डर्स, जॉइंट शेयर होल्डर कितने काउंट होते हैं भला? एक। तो ये 4 माना इसको सोचें, इसको 1 सोचें। तो ये जा रहे हैं 52 तक, दोबारा गिन लें, मतलब कि उसको अब जब 4 काउंट करेंगे मान तो वो 50 से नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया, ठीक है। मसला ये था कि कॉर्पोरेट मेंबर से तो मैं समझ लग गया कि मेंबर, कॉर्पोरेट मेंबर का मतलब है कि एक कंपनी जो हमारे कंपनी की मेंबर होगी, तो वो कुछ कंपनी होंगी, ठीक है। और ये सर जो इंडिविजुअल है ये हम किस तरह करेंगे? इंडिविजुअल आम इंसान हम इसको किस तरह हमें पता है कि हम एम्प्लॉय लें किसको ना करें? नहीं, इंडिविजुअल मेंबर्स, मेंबर किसे कहते हैं? जिसने शेयर्स खरीदे हुए हों। तो अगर वो कह देते कि इसमें इतने एम्प्लॉयज़ हैं और इतने मेंबर्स हैं और इतने फलाना, तो हम सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ को साइड पे कर देते कि इनको हमने नहीं गिनना, लेकिन वहाँ उन्होंने इंडिविजुअल मेंबर्स बोला है। यानी ये एक सवाल का जिक्र कर रहे हैं जिस सवाल के अंदर उन्होंने कहा है कि जी एक कंपनी है, उस कंपनी में इतने कंपनी मेंबर्स हैं, इतने इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और 4 जॉइंट शेयर होल्डर्स भी हैं। जब उन सारों को टोटल करते हैं तो कहानी 52 पे चली जाती है और ये मुनासिब बात नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी 50 ऊपर नहीं जा सकती। फिर हमें अचानक से याद आता है कि वो 4 जॉइंट मेंबर्स हैं, तो अगर उन 4 को 4 काउंट करेंगे तो हम 50 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 को 1 काउंट कर देंगे तो कहानी 49 पर रुक जाएगी। तो बेसिकली वो सवाल कंफ्यूज करना चाह रहा था कि आप 50 से ज़्यादा समझें और कह दें कि जी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने जो चीज़ सेंस करनी थी वो ये थी कि भाई जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल काउंट करते हैं। अब अगर हम गिनती करेंगे तो हम 50 के नीचे हैं। जी कोई कंफ्यूजन? होल्डिंग सब्सिडरी, टाइप ऑफ कंपनीज, पिछले दिन जो टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ी हैं अभी तक इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है उसमें कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई चीज़ जो नहीं समझ आ रही? जी क्या कंपनी की 2 होल्डिंग्स हो सकती हैं? यस हो सकती हैं। मैंने कल बताया था 2 तरह से हो सकती हैं। हो सकता है कि इसकी शेयर होल्डिंग किसी और ने खरीदी हुई हो और उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करने का किसी और के पास इख्तियार हो। दूसरा तरीका भी हो सकता है इसकी होल्डिंग हो और एक इसकी होल्डिंग की भी होल्डिंग हो, तो इसकी होल्डिंग भी होल्डिंग हो गई और जो सबसे ऊपर बैठी हुई है वो भी होल्डिंग हो गई। तो दिस कैन हैपन कि कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग्स हो। अब मसला कहाँ आएगा? मसला आएगा कि वो होल्डिंग कहेगी मेरी बात मानो, वो होल्डिंग कहेगी मेरी बात मानो। तो हमने कहा कि डायरेक्टर्स की मीटिंग में कुछ फैसले होते हैं, कुछ मेंबर्स की मीटिंग में होते हैं। तो जब मेंबर्स की मीटिंग में वोटिंग हो रही होगी तो फिर तो वो वाली होल्डिंग पावर में आएगी जिसके पास आधे से ज़्यादा शेयर है। और अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही होगी और उसमें कोई इशू डिस्कस हो रहा होगा तो फिर किसके पास इख्तियार होगा? तो इसका मतलब है कि एक होल्डिंग हमारे डायरेक्टर्स के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकती है और एक होल्डिंग हमारे मेंबर्स के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अच्छा, अगर होल्डिंग की होल्डिंग होगी, अब मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपकी होल्डिंग ने भी उसी को सुनना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी होल्डिंग कुछ और कह रही होगी और उससे ऊपर वाली जो है वो कुछ और कह रही होगी, क्योंकि जो होल्डिंग की होल्डिंग है उसी नहीं बताना है नीचे वाली कंपनी को कि अब तुमने ये काम ऐसे करना है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें सब समझ आ रहा है? आज के 2 टारगेट्स हैं। हमने अथॉरिटीज़ के बारे में जानना है कि कंपनी लॉ में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो हमें रेगुलेट करती हैं, और दूसरा हमने एक ख़ास किस्म की कंपनी देखनी है विच इज़ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अथॉरिटीज़ का जिक्र करें तो 2 नाम बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं, SECP और रजिस्ट्रार। SECP और रजिस्ट्रार। SECP कहते हैं, सुना होगा आपने, ये मुखफ़फ़
SECP stands for सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब भी हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो इस इदारे की बहुत अहमियत है। हर जगह पे, हर काम में, गवर्नमेंट के हर सेक्टर में कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो उसको चला रही होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के टैक्स के मामलात, FBI किसी इंसान का नाम है नहीं, ये एक इदारा है। SECP इसी तरह का एक इदारा है, जिस तरह से FBI एक इदारा है जो कि टैक्स के मामलात को देखता है। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये क्या चीज़ है? ये एक इदारा है, ये क्या मामलात देखता है? ठीक है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन, ये किस चीज़ को देखता है? एजुकेशन और से रिलेटेड मामला। तो आप समझ रहे हैं, हर सेक्टर के ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी बैठी हुई होती है। तो हमारे कंपनी लॉ के ऊपर जो अथॉरिटी बैठी हुई है उसका नाम है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा है जो हमें चला रहा है, और सिर्फ हमें नहीं चला रहा, कई तरह की कंपनियों को चला रहा है। इसके अंदर सादा कंपनियां भी आ जाती हैं, बैंकिंग की कंपनियों को भी ये देखता है, इंश्योरेंस वालों को भी देखता है, फिर एक ख़ास किस्म की कंपनियां होती हैं मुदारबा, उनको भी देखता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों को भी देखता है। फिर ये जो कुछ कंपनी हैं जो बैंक नहीं होती लेकिन बैंक जैसे काम कर रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो SECP सारी तरह की कंपनियों को पाकिस्तान में रेगुलेट कर रहा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस वाली कंपनी हो, चाहे वो सादा वाली कंपनी हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे वो मुदारबा कंपनी हो। तो SECP वो अंकल हैं जो सर पे बैठे हुए हैं, और ये वो इदारा है जिसको हमने फॉलो करना है। किताब में नहीं लिखा, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ये जो बजट वाली मिनिस्ट्री होती है ना, जो बजट पेश करते हैं, जो मुल्क के पैसों के निज़ाम को चलाते हैं, ये उस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। SECP का काम क्या है? SECP कानून साजी करता है, करवाता है। SECP पाकिस्तान में कंपनियों के लिए फ्रेमवर्क बनाता है, गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि कौन कौन से रूल आपको पास करने चाहिए। बीलो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ कॉन्सेप्ट होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें ये जो कानून बनाने वाले हमारे पार्लियामेंट के लोग हैं, ये कानून बनाने का इख्तियार दे देते हैं किसी इदारे को। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का काम अगर FBR वालों को दे दिया जाए, एक तो है ना टैक्स का कानून पार्लियामेंटेरियंस ने बनाना है, अगर वो FBR को कहते हैं कि तुम बनाओ, तो FBR बड़े अच्छे किस्म के कवानीन बना सकता है, वो अथॉरिटी, उनको पता है सारी चीज़ों का। तो दिस इज़ अलाउड इन द लॉ के लॉ मेकिंग वाले अपना लॉ बनाने का काम फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी इदारे को। तो इसहाक डार ने अपने वाले टाइम पे जो 2017 वाला कंपनीज एक्ट है उसमें डेलीगेट कर दिया था SECP को। SECP ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। उन्हें पता था, SECP हर वक्त रोता रहता था कि यार 32 साल पुराना कानून है, कोई बदल ही नहीं रहा। ये अथॉरिटी थी, कानून पास नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ सजेस्ट कर सकते थे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को। तो ये बार बार तड़पते रहते थे। अब जब इसहाक डार ने इनको कहा भाई आप कानून बनाओ, तो इन्होंने कहा मज़े लग गए। कानून ऐसा बनाया कि अब जब दिल करता है इनका ये उसे अपडेट कर देते हैं। हालांकि ये तो अपडेट कर ही नहीं सकते, अपडेट तो उन्होंने करना है। तो वो जो उन्होंने साइन के साथ कंपनीज एक्ट बताना था, उस कंपनीज एक्ट में जगह जगह लिख दिया एज में बी स्पेसिफाइड, और डिफाइन कर दिया कि ये SECP जो स्पेसिफाई कर देगा वो यहाँ फिट हो जाएगा। तो आज SECP को कोई भी कानून चेंज करना होता है, कोई नई चीज़ लेके आनी होती है, तो सिंपली वो कंपनीज एक्ट के उस पोर्शन में जाते हैं जहाँ एज में बी स्पेसिफाइड लिखा होता है, और एक SRO इशू कर देते हैं, और उसमें कह देते हैं कि वो उस एज में बी स्पेसिफाइड का ये मतलब है। तो SECP ने चालाकी ये की कि अगर एक दफ़ा SECP को ऑप्शन मिला तो उसने लॉ के अंदर ना छोटे छोटे से रेफरेंसेस डाल दिए कि ये वाली चीज़ लॉ नहीं बताएगा, SECP से पूछना पड़ेगा। तो इस वजह से भी हमें किताब में अक्सर जगह लिखा नज़र आएगा एज मे बी स्पेसिफाइड, और कुछ जगह हमें जो नज़र आएगा एज मे बी स्पेसिफाइड, वो जिस सेक्शन में स्पेसिफाई होना था वो सेक्शन नज़र नहीं आएगा। तो इन दोनों हरकतों की वजह से कंपनी लॉ के बच्चों को एक सहूलत मिल गई कि पेपर में कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो सबसे पहले सबसे आखिरी लाइन में जाके लिख देंगे एज में बी स्पेसिफाइड, कि ये तो होगा ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ। तो क्या हमें SECP के बारे में समझ आ रहा है? हमारी किताब हो गई जज्बाती, उसने कहा SECP के पास बहुत सारी पावर्स हैं। फिर अगले जो मैंने लिखा लॉ ने SECP को बहुत सारी पावर्स दे दी हैं। फिर उसके बाद लिखा कंपनीज एक्ट ने भी SECP को बहुत सारी पावर्स दी हैं। पावर्स की लिस्ट नहीं बताई,
बस ये बताया कि इस इदारे के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो इसके एग्जैक्टली अगर आज़ो मकासद तो हमारी किताब ने हमें नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर हमें पता लग गया कि कंपनी लॉ को चलाना इस इदारे का मेन काम है। अब इस इदारे के कुछ ऑफिसेज हैं। इसका एक मेन ऑफिस है जो इस्लामाबाद में है। जिस तरह से विफाक के सारे इदारों के इस्लामाबाद में हेड ऑफिस होते हैं, तो SCCP का इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है। उसके अलावा 8 शहरों में इनके जोनल ऑफिस हैं। अगर हमने MCQs ना सोचने होते तो शायद हम उन 8 शहरों को याद ना करते, लेकिन चूंकि MCQ में कभी भी हमें तंग किया जा सकता है, तो वो 8 शहर कौन से हैं? उसमें इस्लामाबाद आता है, पेशावर आता है, कराची आता है, लाहौर आता है, कोयटा आता है, मुल्तान आता है, फैसलाबाद आता है, सक्खर आता है। किताब ने उसको याद करने का एक तरीका बताया है कि 4 सूबाई दारुल हुकूमत, 1 विफाकी दारुल हुकूमत और 3 और शहर, मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। मेरे पास इसको याद करने का एक ज़्यादा आसान तरीका है। PSL की टीम्स में फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर दें, तो शायद नौजवान नस्ल जो कि PSL की बड़ी शौकीन है कि जी ये जो मैचेस वगैरह चल रहे होते हैं, तो PSL की 8 टीम्स, वो 6 टीम्स कौन कौन सी हैं? क्रिकेट के ऊपर कोई गहरी नज़र रखता होगा आप में जी, पूरे नाम बताने हैं। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान। ये 6 नाम बताए। अब इसमें से वो जो एक वर्ड गायब कर देना, सुल्तान, कलंदर और वो इस तरह वाले, तो ये 6 शहर हैं जो PSL की टीम्स हैं। तो अगर किसी को क्रिकेट से दिलचस्पी है तो उसके लिए याद रखना आसान है कि वो 6 शहर सोच ले, और उसके बाद जो है वो 2 और शहर लिखने हैं, फैसलाबाद और सक्खर। और जिसको क्रिकेट का शौक नहीं है उसने पाकिस्तान के 4 जो सूबे हैं, अभी गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का अभी फड्डा है, कुछ जगह लिखा है कुछ जगह नहीं लिखा, तो जो 4 सूबे हैं उनका हेडक्वार्टर यानी पंजाब का मेन सिटी लाहौर, सिंध का मेन सिटी कराची, KPK का मेन शहर पेशावर, बलूचिस्तान का कोयटा और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। तो ये 5 कैपिटल्स हो गए, और इसमें 3 शहर ऐड कर देने हैं, फैसलाबाद, सक्खर और मुल्तान। याद रहेगा? तो स्क्रीन पे देखे बगैर मैं किसी एक बंदे से 8 शहर पूछना चाहूँगा। ये ऐसे करके एक भाई जो कि टांग पे टांग रखने की कोशिश कर रहे हैं जी, 8 शहर बता दें। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्खर, कोयटा, कराची, पेशावर। मिसिंग है अभी भी कुछ। फैसलाबाद बताया था पहले? नहीं बताया था। 8 पूरे हो गए। जल्दी से 8 बताने का हमें शर्फ हासिल करेंगी आप। 8 शहर। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर। 8 शहर हमें पता लग गए। एक आखिरी दफ़ा 8 शहर पूछते हैं और आगे चलते हैं। किबला 8 शहर बता दें। फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सक्खर, इस्लामाबाद। तो कितने हो गए? 7 हुए। इतनी तेज़ी में बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना। कोई फार्मूला तो बनाए ना। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, सक्खर, लाहौर, मुल्तान। 8 पूरे हो गए। तो एक दफ़ा किताब से पूछते हैं, किताब हमें क्या बताती है SCCP के बारे में। हाँ भाई मिस्टर कंप्यूटर, आप हमें क्या जानकारी देंगे? किताब शुरू हुई बहुत ही पुराने ज़माने से। उन्होंने कहा SCCP ऑपरेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1999 को। उनको 1 जनवरी 1999 को ही आया। इसका लॉ 1997 में आ गया था, लेकिन इसने ऑपरेशन शुरू किए 1999 के 1 जनवरी को। इसने रिप्लेस कर दिया, उस ज़माने में जो अथॉरिटी होती थी उसका नाम होता था CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। उसको रिप्लेस करके जो अथॉरिटी आई उसका नाम क्या था? SCCP। ये चेंज इसलिए करनी पड़ी कि दुनिया में इस तरह के इदारे को SCCP कहते थे और हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी था, तो बुरा सा लग रहा था, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, तो और कुछ भी नहीं हुआ। SCCP का हेड ऑफिस कहाँ है? फेडरल कैपिटल, ये हेड ऑफिस है। जोनल ऑफिस से इसके अलावा है, तो इसका मतलब इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं, हेड ऑफिस भी, जोनल ऑफिस। तो हो सकता है कि MCQ आ जाए
कि एससीसीपी के कितने ऑफिस हैं और आप 8 पे टिक करके लुडियाँ डाल रहे हो और वो फिर बाद में कहेंगे बच्चों ने सोचा ही नहीं कि हमने ऑफिस पूछा था, जोनल या हेड ऑफिस तो नहीं पूछा था। तो 9 ऑफिस हैं, 8 जोनल और 1 हेड ऑफिस। 8 रीजनल ऑफिस हैं, 1 फेडरल कैपिटल में है, 4 प्रोविंशियल कैपिटल में और 3 अदर मेजर सिटीज हैं, मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। SCCP has been given lot of powers under the Companies Act. SCCP regulate the affairs of, SCCP किन कंपनियों के अफेयर्स को रेगुलेट करती है? कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मुदारबाज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFCs। 5 तरह की कंपनियों को ये रेगुलेट करते हैं। 5 तरह की कंपनियां, कौन सी 5 तरह की? कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, एक इस्लामिक किस्म की कंपनी होती है मुदारबा कंपनीज। तो ये 5 तरह की कंपनी है जिनको SCCP रेगुलेट कर रहा है। बाकी वही लिखा हुआ है कि लॉ ने बहुत सारी पावर्स दी हैं SCCP को। कंपनीज एक्ट 2017 के अलावा SCCP का अपना एक्ट है, वो भी SCCP को बहुत पावर्स देता है। तो क्या हमें SCCP की समझ आ गई? SCCP एक अथॉरिटी है जिसका हमने जिक्र देखा। अब इससे अगले लेवल पे चलते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, रजिस्ट्रार। SCCP अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार इंसान है। FBR अथॉरिटी होता है, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, ये वो इंसान है जो अंदर काम कर रहे हैं। PCB अथॉरिटी है, चेयरमैन PCB उसके अंदर काम करने वाला इंसान है। तो SCCP और जो इंसान है वहाँ उनको रजिस्ट्रार कहते हैं। रजिस्ट्रार के कई लेवल हो सकते हैं, एडिशनल, डिप्टी, फलाना फलाना। तो जब लॉ रजिस्ट्रार के बारे में बताने आया तो उसने कहा रजिस्ट्रार कई तरह के हो सकते हैं और इसको कई नामों से पुकारा जा सकता है। तो आप इनमें से जिस भी नाम से रजिस्ट्रार आपके इलाके में मौजूद हो, आपकी नज़र में वही रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार किसे कहते हैं? लॉ बताता गया और जब थक गया तो उसने एज में भी स्पेसिफाइड का फिर भी सहारा ले लिया। तो रजिस्ट्रार कहते हैं रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार को, जॉइंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, और एनी अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड जिसको SCCP ये वाले काम दे दे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है जो ज़ाहिर रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस पर परेशानी होती है। मीन्स रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। सांस लिया। और सच अदर ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड या डेजिग्नेटेड बाय SCCP परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर, या कोई भी और शख्स जो कि SCCP के अंडर काम कर रहा हो। एक ये रजिस्ट्रार। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि एक रजिस्ट्रार है, फिर आगे इजाफी इर्द गिर्द वाले शुरू हो जाएंगे सेम लेवल के, और फिर नीचे वाले 2 हो जाएंगे। नीचे वाले 2 हैं डिप्टी, और डिप्टी भी नीचे वाले को कहते हैं, असिस्टेंट भी नीचे वाले को कहते हैं। तो रजिस्ट्रार हिमसेल्फ, डिप्टी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और फिर जो इजाफी उसके आसपास वाले हैं एडिशनल रजिस्ट्रार, और वो लिखा हुआ है जॉइंट रजिस्ट्रार। एडिशनल भी इसके अलावा, और जॉइंट जो उसके साथ मिलके काम कर रहा है, और फिर इन दोनों मिलके काम करने वालों को जोड़ दें, एडिशनल जॉइंट। तो रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। अब आपको तो मैं क्या करने लगूँ? ब्लैक स्क्रीन। हाँ जी, सिर्फ 6 तरह के रजिस्ट्रार हमें बताने का शर्फ हासिल करेंगे। ये वाइट अपर वाले भाई, तकरीबन ऑफ वाइट, जी जी बिल्कुल। रजिस्ट्रार, एडिशनल, एडिशनल जॉइंट, खाली जॉइंट, डिप्टी और असिस्टेंट। छा गए, 6 नाम बता दिए। 6 नाम: रजिस्ट्रार, एडिशनल, एडिशनल जॉइंट, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जल्दी से 6 बता दें। रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। आप फंस जाएंगे ये एक पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये जो शुरू में जोड़ दिया ना, वहाँ पे आउट हो गया काम। जैसे स्टार्ट हुए थे समझ आ गई थी। ये अब ना 5 पूरे होंगे, उसके बाद सोचेंगे रह कौन सा गया।
मैं आपको याद करा देता हूँ, आपने शुरू किया रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो एडिशनल, अकेला जो एडिशनल वाला था वो मिस हो गया था। तो रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, फिर ये दोनों भाई जोड़ दिए, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, और फिर दो छोटे वाले डिप्टी और असिस्टेंट, ये लिखा, और एनी अदर पर्सन जो SCCP ने डेजिग्नेट किया हो जो इसके अंदर काम कर रहा हो। तो डेफिनेशन हमें समझ आ गई रजिस्ट्रार की। अब अगला मरला, ये भाई सब करते क्या हैं? जो रजिस्ट्रार है उसके ज़िम्मे है कंपनियों की रिकॉर्ड कीपिंग। जितनी कंपनियां रजिस्टर होंगी वो रजिस्ट्रार के पास अपने कवायद जमा कराएंगे। जितनी कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज करेंगी रजिस्ट्रार को बताएंगी। हर साल अपने अकाउंट से रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, हर साल अपने रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। कोई बड़ा रेजोल्यूशन पास करेंगे, रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। तो रजिस्ट्रार बेसिकली एक डेटाबेस ऑफिसर है जिसको हर कंपनी की सारी मेजर चेंजेस साथ साथ जमा कराई जाती हैं। अच्छा, फिर इसके पास भी पावर्स हैं। अगर ये खुद किसी कंपनी में छापा मार के उनके अकाउंट्स देखना चाहे, उनके रिकॉर्ड्स देखना चाहे तो देख सकता है। ये किसी कंपनी के अकाउंट जब्त करना चाहे कर सकता है। ये कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहे तो कर सकता है। तो एक लिस्ट दी हुई है रजिस्ट्रार के गाज़ो मकासद जिसको हरगिज़ याद नहीं करना, क्योंकि जब हम पूरा सीला पढ़ चुके होंगे तो हमने रजिस्ट्रार के इतने सारे मकसद देख लिए होंगे कि अगर पेपर में सवाल आ गया कि रजिस्ट्रार क्या करता है तो आप 15 लाइनें तो खुद ही से लिख देंगे। तो बस आज हल्का सा सिर्फ इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी पावर एंड ड्यूटीज़ किताब ने हमें क्या बताई हैं। ये रजिस्ट्रेशन करता है कंपनीज की, ये वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है कंपनीज एक्ट के अंदर, ये ट्रैक रखता है कंपनी के रूटीन डॉक्यूमेंट्स को, ये मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का रिकॉर्ड रखता है, और साथ ही डर के ब्रैकेट में लिख दिया एक्सप्लेन्ड इन अ फर्दर चैप्टर। आगे हमारे एक चैप्टर का नाम ही मॉर्गेजेस एंड चार्जेस होगा, तो उधर डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वाली क्या चीज़ है। इसको फिलहाल हम नहीं डिस्कस करें, ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पॉइंट। कैन कॉल द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, कंपनी के ऑफिसर्स को बुला सकता है कि भाई मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, इसके पास ये पावर है कि कंपनी के बुक्स और रिकॉर्ड्स देख सकता है। ये सीज कर सकता है कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स अगर मुनासिब समझे। ये जब्त भी कर सकता है कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स। तो सवाल ये है कि क्या हमें समझ आया है रजिस्ट्रार के बारे में। तो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू SCCP एंड रजिस्ट्रार। तो बस किताब ने हल्का सा SCCP के बारे में बताया और हल्का सा रजिस्ट्रार के बारे में बताया। आई होप कि आपको रजिस्ट्रार और SCCP के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। पक्का सर, ये जी इंडिपेंडेंटली कोई क्वेश्चन क्या चीज़ SCCP क्या SCCP पे ICAP इंडिपेंडेंटली सवाल पूछ सकता है, मर्जी है उसकी। हो सकता है किसी वक्त वो पेपर बनाए और 3 नंबर शॉर्ट हो रहे हो और देखें तो पहली ग्रेड में भी ना 3-4 नंबर कम हो, मूड भी ना हो उनका को बहुत ज़्यादा सोचने का, को टेक्निकल सवाल बनाने का। तो हो सकता है वो कहते हैं कि जी SCCP क्या है और किन कंपनियों को कंट्रोल करता है और इसके ऑफिसेस कहाँ है। मर्जी है, ऑल्दो उसने ऐसा सवाल नहीं पूछा लेकिन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो कंपनी लॉ में जो है ना ये थोड़ा हम रिस्क नहीं ले सकते कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ है कि जब भी हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो तो हमने एक काम करना है, जैसे चैप्टर ख़त्म हो, चूँकि फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वक्त कम है। तो आप लोगों को चैप्टर ख़त्म होने के बाद ना एक वीडियो अलग से मिल जाया करेगी। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर हुए हैं तो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप फिजिकल रजिस्टर हुए हैं तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, गूगल ड्राइव का लिंक है। उस गूगल ड्राइव का मकसद ये होता है कि हम जो जो टेस्ट लें, जो जो एक्स्ट्रा मैं चीज़ यहाँ पे डालूँ, हम गूगल ड्राइव में साथ साथ डालते रहते हैं और आप अपने व्हाट्सएप से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम उधर वो वीडियो डाल देंगे। कौन सी वीडियो? चैप्टर्स के पास पेपर्स की डिस्कशन। मैं इसके चैप्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी कि जो पास पेपर्स हैं, जो पुराने सवाल हैं, वहाँ से शुरू करते करते आगे की तरफ आऊँगा और आखिरी 1-2 सवालों पर पहुँच के ब्रेक लगा दूंगा। जो कि मेरी ख्वाहिश है कि आप आखिरी जो रिसेंट 2 अटैम्प्ट्स हैं वो कम अज़ कम पूरी मॉक के तौर पर दें। जब आपकी तैयारी हो जाए और आप कहें कि अच्छा मैं ICAP में सवाल किस तरह के आ सकते हैं, तो आप एग्जैक्टली ICAP का पेपर उठा के पूरा 3 घंटे का सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 2 अटेम्प्ट्स को छोड़ के उससे पीछे के जितने भी पास पेपर्स हैं उनकी डिस्कशन होगी। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वो वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि पास पेपर में कितने तरह के सवाल हैं। वीडियो बाद में देखनी है, पहले खुद से पास पेपर देखने हैं। किताब आपके पास मौजूद है। किताब के एंड पे ये जो हमारी किताब है, इस किताब में शुरू में नोट्स का पोर्शन है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो 2009 से लेके पिछली अटेम्प्ट तक हमारे पास सारे सवाल मौजूद हैं
उन सब के आईकैप की वेबसाइट पे जो सॉल्यूशंस मौजूद होते थे वो मौजूद हैं। एग्जामिनर कमेंट्स जिस के भी आईकैप ने दिए थे, जिसमें एग्जामिनर ने बताया था सवाल में बच्चों ने ये गलती की, वो मौजूद है। और मार्किंग स्कीम मौजूद है कि कितना लिखने के कितने नंबर थे। तो जो चैप्टर खत्म हो आपने काम करना है, आपने उसके पास पेपर्स को एक दफ़ा देखना है, और पास पेपर में जिस जगह अटके वो वीडियो होगी, वीडियो में मैं एक एक करके सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ, आपने उस वाले सवाल पर रुकना और उसकी डिस्कशन को सुन लेना है। तो उससे आपको साथ साथ ये पता लगता चला जाएगा कि आईकैप ने सवाल पूछे किस तरह के। यानी ये तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद हो सकता है जब हम चैप्टर के एंड पे सवालों की तरफ जाएं तो शायद ही कभी हुआ SECP पे कभी सीरियस हुआ, क्योंकि उनके पास पहले ही मार्क्स इतना ज़्यादा नहीं होता है लोकेट करने के लिए, और इस चैप्टर में ऑलरेडी काफ़ी अहम बातें हैं। एग्जैक्टली अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इस चैप्टर से जो सवाल आया है वो उस टॉपिक से आया है। फिर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने कई दफ़ा पूछी है, फिर होल्डिंग सब्सिडरी की शर्तें कई दफ़ा पूछी है। तो हर चैप्टर करने के बाद वो जो पास पेपर्स आपके पास किताब में दिए हैं वो, प्लस वो जो मेरी वीडियो आपको मिलेगी, ये दोनों मिलके आपको एक आइडिया दे देंगे कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली कौन सी चीज़ ज़्यादा फोकस करने वाली है और कौन सी थोड़ी सी कम फोकस करने वाली है। डन। जब बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे तो मैं फिर आपको सारे चैप्टर्स का एक कंप्लीट मैप दे दूंगा कि हर चैप्टर में एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक लाजमी क्रैम करने वाले हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ के काम चलाया जा सकता है। SECP और रजिस्ट्रार में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी, सब क्लियर है। एक खास किस्म का इदारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये सबसे पहले हम देखेंगे ये है क्या, व्हाट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। फिर हम देखेंगे कि इनका लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है, और फिर हम देखेंगे कि आफ्टर कैंसिलेशन ये क्या करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, तो कोशिश करना आप मेरे साथ साथ समझे, मैं आपको इंग्लिश तो साथ साथ दिखाता जाऊंगा, लेकिन एक दफा समझना बड़ा जरूरी है कि ये है क्या। कंपनी लॉ प्राइमरीली बना है कमर्शियल कंपनीज के लिए। किन के लिए? कमर्शियल कंपनी किसे कहते हैं? जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो कंपनी लॉ इज मेंट फॉर बिजनेस एंटिटीज। जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट काम करना होता है ना, वो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 में, वो जाता है ट्रस्ट एक्ट में। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे लॉ हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के लिए बने हुए हैं। तो कंपनी लॉ में आता ही वो है जिसने प्रॉफिट मेकिंग करनी होती है। लेकिन जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाते हैं और आप उन लॉज में जाते हैं तो उन लॉ में एक खराबी है, वो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं देते। अब 5-6 दोस्तों ने मिलकर एक नेक नियति से एक इदारा बनाना हो और उस इदारे में कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि वो बेचारे मेंबर्स अपने घर के असासे बेच के पूरे कर रहे हो, तो सवाब तो बेचारा सारा डूब गया, वो तो मुसीबत में आ गए। तो पहला मसला, जब आप किसी और लॉ में रजिस्टर होते हैं तो आपको कंपनी लॉ की लिमिटेड लायबिलिटी की शील्ड नहीं मिलती। दूसरा मसला, आप किसी भी लॉ में रजिस्टर हो जाए ना, लोग आप इतना भरोसा नहीं करते। अब ये भाई गए कहीं और उन्होंने जाके कहा जी हमें आपसे चंदा चाहिए, आप 5 लाख रुपए में चंदा दे दें। उन्होंने कहा जी आप कौन? उन्होंने कहा जी हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चलाते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा इदारे का क्या नाम है? इन्होंने कहा जी इदारे का नाम है हमारा चंदा फाउंडेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपके इदारे के हमें अगराज़ो मकासद समझ आए हैं, तो हमने डोनेशन भेजनी है, किस नाम पे भेजें? इन्होंने कहा यार आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा जी जीशान के नाम पे भेज दें। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे पे भरोसा करना है, उन्होंने उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे चंदा फाउंडेशन के नाम पे नहीं जा रहे, मिस्टर जीशान के नाम पे जा रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? ऐसा नहीं है। फर्स्ट करें ये कहें चंदा फाउंडेशन के नाम से बैंक अकाउंट है, वो कहेंगे चंदा फाउंडेशन क्या है? कंपनी है? कहेंगे नहीं कंपनी नहीं है, ये बस एक इदारा रजिस्टर करवाया हुआ है फलाना रूल्स में। वो कहेंगे यार कौन से रूल्स है, हमें तो पता ही नहीं है, हम कंपनी लॉ वाली कंपनियों को जानते हैं। जब ये कहेंगे कि हमारा एक इदारा बना हुआ बड़ा ज़बरदस्त रेगुलेट हो रहा है, हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ हैं, हमें देखती हैं, तो वो कहेंगे आपका क्या इदारा है? कहेंगे हमारा इदारा चंदा फाउंडेशन है और ये कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है, SECP इसको देखता है और हमारे पास लाइसेंस है, ये देखो SECP ने हमें इजाज़त दी हुई है कि हम इस तरह से चंदा कलेक्ट करके नेक काम कर सकते हैं। अब जो डोनर है, डोनेशन देने वाला, उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो होता ये है कि जब नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा किसी भी XYZ लॉ में जाता है ना, तो उसकी इतनी रिकग्निशन नहीं होती।
और फिर उसे लिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं मिलती। तो बेस्ट ये है कि वो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो जाए। लेकिन कंपनी लॉ किन के लिए? कमर्शियल कंपनियों के लिए। तो फिर कंपनी लॉ ने इसका एक जुगाड़ निकाला, सेक्शन 42 है। हम नॉर्मली सेक्शन नंबर याद नहीं रखते, लेकिन ये बड़ा मशहूर सेक्शन है, सेक्शन 42। इन कंपनियों को कहते हैं सेक्शन 42 वाली कंपनियां। तो सेक्शन 42 में उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट की। उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट तौर पे काम करना चाहता है, हम उसको अपनी छतरी के अंडर ले आएंगे, बट हमारी कुछ शर्तें हैं। वो इदारा हमारी शर्तें माने हम उसे लाइसेंस दे देंगे। अगर हमने उसे लाइसेंस दे दिया तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के तौर पर ऑपरेट करे, डोनेशन मांगे, बैंक अकाउंट चलाए, कंपनी के मामलात चलाए, हमें कोई मसला नहीं है। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक खास किस्म का ग्रुप ऑफ पर्सन है जो नेक नियति से वॉलंटियरली कुछ ऐसे काम करना चाह रहे हैं जो सवाब के लिए हैं। वो बिजनेस नहीं करना चाह रहे, वो समाज सेवा करना चाह रहे हैं। और वो कंपनी लॉ से कहते हैं हमने आपके अंदर रजिस्टर हो रहे हैं, तो कंपनी लॉ कहता है हमारे अंदर एक खास किस्म का लाइसेंस हम आपको देंगे जिसका नाम है सेक्शन 42 का लाइसेंस। तो सबसे पहले समझना होगा कि एसईसीपी लाइसेंस इन्हें कब देगा। एसईसीपी कहता है मेरी 4 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त, आप प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक चूज करेंगे। आप प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक चूज करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि आपका दिल कर रहा है कि जी हम खेलने का काम शुरू कर दें, हम सैलाब ज़दगान की मदद कर दें, हम भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दें। उन्होंने कहा भाई 12 मकसद हम आपको बताएंगे, अगर आपने हमारे यहाँ आना है तो उन 12 में से कोई एक चूज करना होगा। अगर हमारे आना है तो उन 12 में से एक चूज करना होगा। ये 12 सुनते साथ ही आपके चेहरे पे दुख आ गया, बिल्कुल सही आया, हमें वो 12 याद करने पड़ेंगे। उसमें रिसर्च भी है, उसमें कॉमर्स भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसके अंदर साइंस भी है, उसमें आपके जो रिलीजन वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, सोशल वो वेलफेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो पहली शर्त क्या है? जब इंग्लिश देखेंगे तो उसको याद करने का तरीका भी सोच लेंगे। पहली शर्त क्या है? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट चूज करना है। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब उन 12 ऑब्जेक्ट्स में से 12वें का लिखा हुआ है एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। भाई अगर आपने अलाउ करना था एनी यूजफुल ऑब्जेक्ट तो शुरू में लिख देते भाई आप एनी यूजफुल ऑब्जेक्ट के लिए रजिस्टर करा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, इन 12 में से कोई एक चूज करें। कौन से 12? ये और 12वां क्या है? एनी अदर। कहने का मतलब है कि वो ऊपर के 11 वालों को तो आपको पता है कि इस पे लाइसेंस मिल जाता है, कोई और होगा तो फिर एसईसीपी की मर्जी है लाइसेंस दे या ना दे। तो पहली शर्त समझ आ रही है? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट चूज करना होगा। अगली शर्त, प्रॉफिट्स अगर आए तो मेंबर्स को नहीं देने। अगर इस इदारे के प्रॉफिट लो, कितनी गंदी बात कर दी। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में प्रॉफिट कैसा? प्रॉफिट की बजाय सरप्लस बोल दें ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। डोनेशन बहुत सारी आ गई, खर्चे किए, वो कम थे तो हाथ में कुछ बच गए पैसे, सरप्लस है। नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट कमाएंगे नहीं, ये प्रॉफिट कमाना चाहते नहीं है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। तो हो सकता है एक हॉस्पिटल हो, उसने अपने कुछ सर्विस चार्जेस थोड़े से रखे हुए हो मुनासिब से कि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, वो उसके बाद अपने खर्चे वगैरह करें तो भी शायद उनके पास थोड़ा सा सरप्लस बच जाए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि आपने हमेशा लॉस में एंड करना है। देयर कैन बी अ सरप्लस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपका कोई इस तरह के प्रॉफिट या सरप्लस हुए तो दूसरा वादा करें आप अपने मेंबर्स में नहीं बांटेंगे, क्योंकि आपके वो 5-6 मेंबर्स जो कि सवाब की नीयत से ये कर रहे थे, अगर आपने उनमें प्रॉफिट बांटना शुरू कर दिया तो मकसद फौत हो जाएगा। दूसरी शर्त समझ आ रही है? पहली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट, दूसरा प्रॉफिट्स मेंबर्स को नहीं बांटेंगे। तीसरा, अगर कोई ऐसे प्रॉफिट्स या सरप्लस आपके पास हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में, बस। फर्स्ट कर आपके पास ज्यादा प्रॉफिट्स आ गए तो अब आप एसईसीपी से पूछ रहे हैं जी हमारे पास जरा ज्यादा ही प्रॉफिट्स और सरप्लस आ गए हैं तो कहें तो हम अपने मेंबर्स को गाड़ियां दिलवा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके पास कोई सरप्लस प्रॉफिट होगा तो मेंबर्स में तो नहीं बटेगा किसी भी तरह से, अगर लगेगा तो सिर्फ एक जगह लगेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में, आपके मकासद की प्रमोशन में। अब अगेन इसका मतलब है आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं ले सकते,
सरप्लस पड़ा हुआ है, आपने कहा चलो एक काम करते हैं, एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से आता रहेगा। नीयत तो बहुत साफ है, बहुत मजे की है, बट नॉट अलाउड। आपके पास अगर सरप्लस होगा, आप अपने ही ऊपर, अपने इदारे के ऑब्जेक्ट, आप अपने इश्तिहार लगा दें जगह जगह, कुर्बानी अल्लाह के लिए, खालिक शौकत खानम के लिए। ये मार्केटिंग करें, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करें, आप अपने ऑब्जेक्ट्स पे काम करें, आप अपने हॉस्पिटल का साइज बढ़ा दें, आप बेड्स बेहतर कर दें, आप ज़्यादा डॉक्टर ले आएँ। पैसे अगर आपके पास हैं तो अपने ऊपर खर्चें, अपने मकासद पे खर्चें। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। ऑल्दो आप लोगों का हादसा निकल जाएगा इस बात से। नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं कि इनके पास सरप्लस नहीं होगा। आपसे फीसें लेने के बाद, आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, हमसे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, अपने खर्चे माइनस करने के बाद, अगर इनके पास कोई सरप्लस बच जाए तो मेंबर्स को नहीं मिलेगा, तो कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। ICAP अपने इवेंट्स पे खर्च करेगा, ICAP अपनी प्रमोशन पे खर्च करेगा, ICAP किताबें दे देगा, ICAP अपने लाइब्रेरीज की एक्सेस दे देगा, ICAP अपनी एजुकेशन को बेहतर कर देगा, ICAP आपके लिए क्वालिटी पेपर्स बना देगा। यानी कि ICAP जो भी करेगा वो अपने मकासद के ऊपर खर्च करेगा, वो किसी XYZ चीज़ पे खर्च नहीं करेगा। तो तीसरी शर्त समझ आ रही है? आप अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। होता ये कि ICAP के पास सरप्लस आ जाता है, जैसे इस वक्त 1.5 बिलियन से ऊपर सरप्लस है ICAP के अकाउंट्स में, 1.5 बिलियन से ऊपर, 1.5 अरब से ऊपर। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। अब मसला ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आता वो खर्चेगा, फिर वो जज्बाती होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट की प्रमोशन के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर जाके लोगों को बताते हैं ICAP ये है, ICAP ये है। तो जब वो बहुत सारी जगह पे ICAP की अजमत बता के वापस आ रहे होते हैं तो पीछे से बच्चों की एक लेन आ रही होती है उनके पीछे पीछे। जिस शहर जाके तकरीर की होती है उस शहर से उतने ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, खर्चा कम हुआ होता है, बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, फिर सरप्लस आ जाता है, फिर समझ नहीं आता अब क्या करें। एक ज़माने में समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इन्होंने किताबें खुद छापनी शुरू करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिशर को बुला के मालूम उसको कहा भाई तुम्हें मिलियंस में पैसे दे देते हैं, हमें किताबें बना दो। फिर पैसे नहीं ख़त्म हुए, फिर उन्होंने कहा किताबें हम ही प्रिंट करेंगे। तो फिर सोचा अगर अपनी किताबें प्रिंट करके खुद ही उससे कमाएंगे तो क्या होगा, तो किताबें फिजिकली देनी शुरू कर दी। आप लोग थोड़ा सा देर से आए हैं, अदरवाइज कुछ ईयर्स पहले जो लोग आते थे ICAP में रजिस्टर होते थे तो ICAP हर सब्जेक्ट की किताब उनको फ्री देता था। बड़ी प्रीमियम किताब होती थी, बड़ी रंग बिरंगी सी किताब होती थी, बड़ा मज़े का सफ़ा होता था उसका, और वो सारे बच्चों को फ्री मिलती थी। तो ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ICAP बाउंड है कि ICAP को जो खर्चा करना है वो अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में खर्चा करना है। तो बस होता ये है कि वो अपना अच्छा काम करते हैं, मज़ीद लोग आ जाते हैं CA में। वो ये भी कर सकते हैं कि एनुअल सब्सक्रिप्शन कम कर दें, पेपर देने की फ़ीस कम कर दें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये सारे पैसे अजीम मकासद के लिए, रादर देन कि इधर हर बच्चे का 2-2 हज़ार छोड़ दें, जिससे शायद उस बच्चे की ज़िंदगी में पता नहीं फ़र्क आए या ना आए, लेकिन वो इतने सारे लोगों का 2-2 हज़ार इकट्ठा करके शायद दुबई में एक इवेंट करा लें जिससे पूरी दुनिया को पता लग जाए कि ICAP वाले लोग बड़े ज़बरदस्त लेवल पर काम कर रहे हैं और ये इंटरनेशनली अपनी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जिससे कल को आप में से कोई दूसरे मुल्क जा रहा हो तो दूसरे मुल्क में ICAP नामी इदारे की एक पहचान हो। तो ICAP ने फिर डिसाइड किया कि रादर देन हम सबको थोड़ा थोड़ा सा एडवांटेज दें, उस सारे पैसे को जोड़ के वो इकट्ठे आपके इदारे के इमेज पे काम कर रहे होते हैं। वो इवेंट करते हैं, इवेंट करके फेसबुक पे डालते हैं कि हमने ये इवेंट किया, और नीचे बच्चे लिख रहे होते हैं कि ICAP की पॉलिसी बड़ी गंदी है, ICAP बड़ा गंदा इदारा है, पेपर नहीं पास करता। वो बेचारे जितना अपने इमेज पे काम कर रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स में वो बच्चे जिनके लिए सारी एक्टिविटी हो रही होती है वो नीचे लिख रहे होते हैं गंदा इदारा है, गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, चालबाज हैं, फ्रॉडिये हैं। तो वो बेचारे सोचते होंगे कि यार किस किस्म की ऑडियंस है जिनके लिए हम ये सोच रहे हैं। यानी ICAP में इस वक्त अगर ICAP दुबई में कॉन्फ्रेंस करता है तो शायद मेरी ज़िंदगी पे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग जब तक पहुंचेंगे तो ICAP का वो जो एक मज़ीद बेहतर इमेज होगा उसका आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो वो स्टूडेंट जिनके लिए ICAP ये सोच रहा होता है वो सोच रहे होते हैं नहीं आज मेरे 2000 कम अगर लगे तो शायद ये वो बचत है जो ICAP को मुझे देनी चाहिए। फिर ICAP आप लोगों के लिए लाइब्रेरीज़ को अरेंज करता है। अब लाइब्रेरी में जब जगह भर जाती है आप कहते हैं ICAP ने किया ही क्या मेरे लिए, भाई उसने तो अपनी तरफ से लाइब्रेरी अवेलेबल करके जितनी उनके पास स्पेस थी उसको वो किया है। बहरहाल ये जो ऑब्जेक्ट की प्रमोशन है इसके अंदर हम बार बार उनको वो करते हैं फरमाइश। यहाँ पे कुछ अर्से पहले प्रेसिडेंट साहब का विजिट था जिसमें वो मुख्तलिफ कॉलेजेस जा रहे थे, तो हमने उन्हें यहाँ पे स्टेज पे बच्चों के सामने बिठा दिया। करें जी बच्चे सवाल।
तो खैर उसके बाद भी उनके साथ जब अलग सेशन था तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, लाइब्रेरी इज़ द थिंग जो कि हर बच्चे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और हर कॉलेज की एक लिमिटेशन है कितनी को लाइब्रेरी स्पेस दे दें, लेकिन आईकैप के पास तो अनलिमिटेड फंड्स हैं। अगर आईकैप ही बड़ी अच्छी लाइब्रेरियां बना दे तो आईकैप के वो जो ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन वाली चीज़ है वो भी कवर हो जाएगी। और जो आप परेशान हैं कि इतने सरप्लस इकट्ठे हुए हैं इनका क्या करें, तो आप अगर अच्छी लाइब्रेरीज बना के उसको मैनेज कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके मसले हल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हमारे प्लान में भी है, लेकिन अभी बच्चों से भी मिलकर हमें ये एहसास हुआ, पर हमने अपनी लाइब्रेरी की भी हालात उन्हें बताया कि देखें जी ये मतलब हम जो कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे हम कर रहे हैं, लेकिन हम आईकैप नहीं है, हम अनलिमिटेड फंड्स वाले नहीं हैं। तो फिर उन्होंने कहा था कि जी इसी साल उन्होंने कहा था, यानी पिछले साल उन्होंने कहा था कि इसी साल के एंड तक आपको नज़र आएगा कि हमारी लाइब्रेरीज मल्टीप्लाई हो गई होंगी, ऐड नहीं हुई होंगी, मल्टीप्लाई हो गई होंगे। तो वो साल गुजर गया, अब अगला साल है। अल्लाह करे बहुत जल्द ये वादा जो है ना शर्मिंदा ताबीर हो जाए, आप लोगों के कैफ में रहते रहते अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो आईकैप इज़ वर्किंग ऑन के वो कई 100 स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी अपने तमाम मेजर सिटीज़ में बना दे। खैर हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सरप्लस का ज़्यादा होना प्रॉब्लम क्यों है? गवर्नमेंट की नज़र पड़ जाती है। गवर्नमेंट के बजटरी रिफॉर्म्स होते हैं, वो फिर कहेंगे यार इस इदारे के पास इतना क्यों है, ये कुछ गलत कर रहा है। आईकैप सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ फाइनेंस इदारा है, यानी आईकैप गवर्नमेंट से बजट में पैसे नहीं मांगता, आईकैप खुद कमाता है। सेम गोज विद एससीसीपी। तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो गवर्नमेंट के बजट पे नहीं पल रहे होते, अपने उनके सोर्सेज होते हैं जिससे वो चल रहे होते हैं। तो हो सकता है फिर गवर्नमेंट को लगे कि यार आप क्या कर रहे हो, आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हो, आप इतने सारे सरप्लस क्यों रख के बैठे हुए हो, क्या प्रॉब्लम है, आप इन सरप्लस को क्यों नहीं अपने प्रोफेशन पे खर्च कर पा रहे। तो इसलिए दे नीड टू स्पेंड। तो अगेन वो स्पेंडिंग में लाइब्रेरी उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ नजर आती है, क्योंकि लाइब्रेरी पे एक दिन का खर्चा नहीं है, मुसलसल वहाँ पे सुपरवाइजर चाहिए, मुसलसल वहाँ पे बिजली चाहिए, और मुसलसल वहाँ पे पावर आउटलेट्स। और बच्चे तो लाइब्रेरी में जाते साथ ही कहते हैं मैंने लैपटॉप भी लगाना है। पहले लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती थी, अब लाइब्रेरी होती है कि लैपटॉप पे जाके आप लेक्चर्स देख रहे होते हैं। और हमारे यहाँ तो लेक्चर्स के अलावा भी पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। अक्सर फेसबुक में हमारी जब लाइब्रेरी की तस्वीर आती है, कोई बच्चा फिल्म देख रहा होता है, कोई बच्चा ड्रामा देख रहा होता है, कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा कॉलेज है, यहाँ की लाइब्रेरी बड़ी ज़बरदस्त है। ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन, वापस इधर आते हैं। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट्स अपने मेंबर को नहीं बांटना, जबकि वो प्रॉफिट या सरप्लस देना है आपने। ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में किसी भी टाइम पे आपने अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं आना, अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं आना। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे, काफ़ी एनजीओज ऐसी हैं जो इस्लामाबाद में इस पॉइंट पे काम कर रही हैं कि पाकिस्तान में लड़ाई डलवाएं, इलाकाई लड़ाई डलवा दें, फिरका वाराना लड़ाई डलवा दें, लिसानी बेस पे लड़ाई डलवा दें, मर्द औरतों की लड़ाई डलवा दें कि जी औरतों की एनजीओज हैं, औरतों के हकूक़ हैं, मर्दों के हकूक़ हैं। आपस में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो ज़्यादातर इस नीयत पे काम कर रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ शर फैलाना है। तो चौथी इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के तौर पर रजिस्टर हो रहे हैं तो आपके मकासद ना आज ना कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये चारों की चारों बातें आप फुलफिल करेंगे, अंडरटेकिंग देंगे और कहेंगे कि हम इसको फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करते भी रहेंगे, तो एससीसीपी दे देगा आपको एक अदद लाइसेंस। वो कहेगा ये लाइसेंस पकड़ो और अब तुम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हो। तो ये एक नॉर्मल कंपनी की तरह से सब कुछ करेगी ये वाली कंपनी, बस इसको प्रिविलेज ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसके पास लाइसेंस है, और ये अपने नाम के एंड पे जो वर्ड लिमिटेड वगैरह होता है वो हटा देगी। कंपनियों के एंड पे वर्ड लिमिटेड होता है, आपने देखा होगा, इसने वो लिमिटेड का वर्ड यूज नहीं करना। जैसे अगर इनकी चंदा फाउंडेशन थी तो चंदा फाउंडेशन लिमिटेड नहीं लिखेंगे, वो चंदा फाउंडेशन लिखेंगे। क्यों? ये लिमिटेड हटाने से कौन सा सवाब हो जाएगा? कमर्शियल फील खत्म हो जाएगी। मैं अक्सर क्लास में एक तजर्बा करता हूँ कि मैं लोगों से पूछूं कि जी आपको कोई चोट लगी है और जेब में मुनासिब पैसे हैं और आप गए, आपको सामने दो हॉस्पिटल नज़र आ रहे हैं। एक हॉस्पिटल का नाम है इत्तिहाद हॉस्पिटल और एक का नाम है इत्तिहाद हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और पैसे भी मुनासिब हैं, तो कहाँ जाएंगे? इत्तिहाद हॉस्पिटल।
क्यों इत्तेहाद हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड में क्यों नहीं जाएंगे? वो महंगा होगा, उसके नाम से फीलिंग आ रही है कि वो कंपनी सी कोई चीज़ है, कंपनी है तो महंगा होगा। प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड इस तरह के अल्फाज से ना कमर्शियल सी फील आती है। तो जो ये इदारे हैं इनको ये इजाज़त है कि आप ये नाम के एंड पे जो ये वर्ड है ये हटा दें। तो ये पहला सेगमेंट है कि ये कंपनियां क्या होती हैं, ये समझ आया। दूसरे सेगमेंट को साथ जोड़ते हैं और इकट्ठी ही इसकी इंग्लिश देख लेंगे। दूसरा ये कि क्या इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है अगर उन्होंने कुछ गलत किया, सेक्शन की खिलाफ वर्जी की, या एक लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं अगर उनमें से किसी की भी खिलाफ वर्जी कर दी, भाई एक्ट तोड़ दिया, लॉ तोड़ दिया, लाइसेंस की खिलाफ वर्जी कर दी, SCCP की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी कर दी, कुछ कंपनी लॉ ने कुछ बातें कही थी कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अगर कुछ भी ऐसा कर दिया तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। वो आपको लाइसेंस कैंसिल करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बीइंग हर्ड इसका क्या मतलब है? सुनवाई का मौका दिया जाएगा। आपको वो बुलाएंगे और आपसे कहेंगे कि जी हमें लग रहा है आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं लगता हमारा लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। कहेंगे साबित करो। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप बताएंगे कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और देन वो फाइनली देखेंगे कि आपका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर लाइसेंस कैंसिल करेंगे तो आप ये लिमिटेड का वर्ड आपको फिर से ऐड करना पड़ जाएगा और वो जो सारी प्रिविलेजेस थी वो ख़त्म हो जाएंगी। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद क्या होगा वो एक अलग कहानी है। अभी तक जितना पढ़ा उसकी इंग्लिश देखें, देखते हैं। कुछ याद करने वाली बीच में लिस्टें भी हैं। SCCP लाइसेंस देगा अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट जिसमें कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, रिलीजन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है। अब जब इतने सारे नाम होते हैं ना तो याद नहीं रहते, तो इसका बेस्ट तरीका होता है आप एक नेमोनिक बना लेते हैं। आपको इस तरह का छोटा वर्ड बना लेते हैं जिसकी हर करेक्टर से कुछ शुरू हो रहा हो। तो किताब में आप देखेंगे तो मैंने एक नेमोनिक बनाया हुआ है, CSS रिसर्च। ये बिल्कुल रीसेंट एडिशन अगर आपके सामने है तो उसमें CSS रिसर्च। तो इससे क्या होगा, वो फिर मैंने उन सारे करेक्टर्स को उसी तरह से अरेंज कर दिया है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, कि C फिर S फिर R E A। तो CSS रिसर्च वो निमोनिक है जिससे ये तकरीबन सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर आप कभी याद रखने लगें तो ये एक बड़ा आसान तरीका है इसको याद करने का। तो सबसे पहले तो इन ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट, फिर ये अप्लाई करेंगे अपने प्रॉफिट्स अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में। प्रोहिबिट करेंगे पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स को डिविडेंड किसी किस्म का नहीं देंगे। और इसके ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज आर नॉट, ना हैं, एंड शैल नॉट, और ना होंगे, एट एनी टाइम बी अगेंस्ट द लॉज, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बका, सलामती, फलाना फलाना, सारे मोटे मोटे अल्फाज इकट्ठे कर दिए और कहा आप कभी भी पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने याद रखना है कि वो चार क्या शर्तें हैं जिनको पूरी करके आपको लाइसेंस मिलेगा। गिवन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मेंबर को नहीं देना, प्रॉफिट या सरप्लस अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाना है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आना। अब चूंकि ये डेफिनेशन नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप इतना भारी जुमला ही लिखें कि आप पाकिस्तान की फलाना फलाना। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं आना। डेफिनेशन में मजबूर थे कि जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन लिखी थी हम उसके अल्फाज नहीं बदल सकते थे, लेकिन पूरे कंपनी लॉ में कहीं पे भी कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसको बदल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। SCCP ग्रांट कर देगा लाइसेंस उन कंडीशंस पे जो उसको ठीक लगेगी। एसोसिएशन एंजॉय करेगी सारी प्रिविलेजेस एक लिमिटेड कंपनी के और सारी ऑब्लिगेशन फॉलो करेगी सिवाय उस ऑब्लिगेशन के कि आपने वर्ड एंड पे लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड इस तरह के लगाने होते हैं कंपनियों में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट में आप ये वर्ड्स नहीं लगाएंगे। लाइसेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय SCCP। SCCP नोटिस देगा कंपनी को अपनी इंटेंशन का, और SCCP एक अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देगा उस एसोसिएशन को। जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो रजिस्ट्रार अगेन वो एंडिंग वर्ड्स ऐड कर देगा और वो जो एग्जम्पशन और प्रिविलेजेस मिली थी वो खत्म हो जाएंगे। जी, जो सरप्लस पड़ा होता है ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास फर्स्ट करें सरप्लस पड़े हुए हैं। अब अगर वो सरप्लस उठा के कोई ज़मीन खरीद लें
अगर तो ज़मीन इसलिए खरीदी है कि उस ज़मीन पे हॉस्पिटल का एक विंग बनना है, अलाउड है। लेकिन अगर वो एक बिल्डिंग खरीद लें कि ये बिल्डिंग से बड़ा मज़े का किराया आता है, उस किराए से हमारे मसले हल हो जाएंगे, जो किराया आ रहा होगा उससे हम इदारा चला लेंगे, बहुत प्यारी इंटेंशन है, इलीगल है, लोगों को नहीं पसंद। तो जैसे ये शौकत खानम के ऊपर जो लीगल केस थे वो यही थे कि उसने अपने पैसे उठा के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लगा दिए थे और अपने पैसों से उठा के इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। तो जिसकी वजह से मसला हुआ कि भाई आपके ऑब्जेक्ट्स ये नहीं थे, आपके ऑब्जेक्ट्स में ये चीज़ डिफाइंड नहीं थी जिधर आपने पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो इन इदारों को ये इजाज़त नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें या आप कुछ और, जो सरप्लस है आपने हमेशा अपने इदारे पे लगाने हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पता क्या होना है, फिर जब जब भी थोड़ा सा सरप्लस आना है इदारे पे नहीं लगना, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी है इदारों ने, और फिर उस इन्वेस्टमेंट से खुश होते रहेंगे और इदारा जो असल उसकी रूह है वो बेचारी ख़त्म हो जाएगी। वो हॉस्पिटल में जो है ना वो लोगों मरीजों तक नहीं पहुंच रहा होगा और इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही होगी। तो फिर पता क्या लगेगा, फिर वो जब अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो नजर आएगा कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट से आई है और ये इदारे से आई है। तो इदारे से जो पैसा आ रहा होगा वो बड़ा कम लग रहा होगा। तो फिर क्या होगा, फिर इदारा अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ माइनस कर देगा। तो पहले जी इतने सारे मरीजों का मुफ्त इलाज होता था, अब जी कम का करना पड़ा है। क्यों जी, लॉस में जा रहा है इदारा। क्यों जा रहा है, इदारे के सरप्लस इदारे पे लगाते तो इदारा ज़रा ज़्यादा बेहतर होता, वो इधर नहीं लगे, आपने उठा के लगा दिए इन्वेस्टमेंट्स में। तो फिर इस तरह के मसले आ जाते हैं। तो इसलिए इन इदारों के लिए रूल है कि आपने अपने सरप्लस जो है वो कहीं नहीं लगाने सिवाय अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे। किसी दूसरे चैरिटेबल अदारे को दे सकते हैं? क्या किसी दूसरे इदारे चैरिटेबल को दे सकते हैं? अगर दूसरा चैरिटेबल इदारा आप जैसा ही काम कर रहा है और उसको पैसे खर्चने का मतलब आप अपने ही ऑब्जेक्ट्स को मजीद वो कर रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन आइडियली वो जो दूसरे को सपोर्ट करना, वाई नॉट कि अपने एक्स्ट्रा विंग बना लें, अपने इदारे को ही बड़ा कर लें, अपने इदारे को ज़्यादा बेहतर कर लें। तो ये चार बातें हैं जो आप मानेंगे तो लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और इवन देन लाइसेंस कैंसिल हो सकता है किसी भी वजह से, और लाइसेंस कैंसिल हो तो हल्की सी बात हमने की है। लेकिन अभी एक लिस्ट रहती है कि वो क्या हरकत होगी जिससे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आइए तो एक दफ़ा लिस्ट देख लें, एक छोटी सी लिस्ट। कंपनी या मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी टर्म्स और कंडीशन ऑफ द लाइसेंस के वक्त एससीसीबी ने कुछ शर्तें लगाई थी, आपने नहीं फॉलो की, लाइसेंस कैंसिल। मतलब इनमें से किसी भी वजह से लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और एनी कनेक्टेड रेगुलेशन, ये सेक्शन या इससे कनेक्टेड कोई भी रेगुलेशन थी, अगर आपने उसको फुलफिल ना किया हो। अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल नुकसानदेह, तकलीफ दे। इदारा अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर। पिछले लगातार 2 सालों से आपने अपने रिकॉर्ड्स जमा नहीं कराए रजिस्ट्रार को, आपकी नीयत में खोट है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। सालाना अकाउंट्स या सालाना रिटर्न होती है, ये हम चैप्टर 11 में जाके देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जमा करानी होती हैं। कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आए, पाकिस्तान की बका के अगेंस्ट आए, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट आए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के अगेंस्ट आए, जो भी भारी लफ्ज़ आपके जहन में आ रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट आए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट आए। आपने को अमेरिका पे बात कर दी है ना, फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, तो आपने गद्दारी कर दी। अगर आपने स्टेट की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया, जाके आपने जगह जलानी शुरू कर दी, हड़तालें कर दी, हंगामे शुरू कर दिए, तो ये सारे ऐसे ग्लोबल पॉइंट हैं कि कभी भी किसी भी पकड़ के उसको जो है ना वो ढा दें और उसको उठा के जेल में डाल दें कि तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गए। तो अगर ये इदारा कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आए, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 3 से कम हो जाएं, इदारा चलाने वाले इंटरेस्ट ही नहीं रखते और एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, और अब इदारे में 2 या 2 से कम बंदे रह गए। 3 से कम क्या होता है? तो यानी कि अब इदारे में सिर्फ मुश्किल से 2 बंदे रह गए, बाकी सारे जो है ना मायूस होकर चले गए हैं और वो इस इदारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा इदारा जिसमें इतने से मेंबर्स रह गए उसे बंद हो जाना चाहिए। या कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉट फॉर्थ फॉर अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कंपनी बनाई ही फ्रॉडुलेंट कामों के लिए गई है। रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स, वो लोग चला रहे हैं जो ट्रू अकाउंट्स नहीं दे रहे, वो फ्रॉड कर रहे हैं, मिसफीजेंस मेलफीजेंस कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं या सही काम गलत तरीके से कर रहे हैं।
ये दो अलग बातें होती हैं। एक होता है काम गलत करना, एक होता है गलत काम करना। बात समझ आई? एक है ना पढ़ना और एक है सही से ना पढ़ना। तो एक तो नहीं पढ़ रहा, अय्याशी कर रहा, वो गलत इंसान है, और एक सही से नहीं पढ़ रहा, वो भी गलत इंसान है। तो मेलफीजेंस मिसफीजेंस इसमें ही होता है कि हम कहते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं या सही काम गलत तरीके से कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी हरकत होगी। फिर रन एंड मैनेज बाय पर्सन इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, वो लोग इसे चला रहे हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। मैनेज बाय पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये दो डॉक्यूमेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे। मेमोरेंडम या आर्टिकल के अगेंस्ट आप चल रहे हैं, इस एक्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट चल रहे हैं, एससीसीपी रजिस्ट्रार की बातें नहीं मान रहे, या साल पूरा गुजर गया आपने काम ही नहीं किया, पूरे साल से इदारा ठप पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा, और जहां थक गए तो उन्होंने कहा इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, हमें लगता है कि ये मुनासिब है कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। तो लाइसेंस कैंसिल होने की थोड़ी सी शर्तें हैं, ये यहाँ याद कर लेंगे, आपको दोबारा फ़ायदा होगा जब हम आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे तो उधर ये वाली शर्तें भी काम आएंगी, वहाँ कुछ इसके अलावा भी शर्तें होती हैं। तो सेकंड पोर्शन समझ आया इस टॉपिक का? एक लिस्ट ऑफ थिंग्स है जिसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। इसके बाद हम एंटर होंगे थर्ड जोन में। थर्ड जोन में क्या होगा? हमने पहले देखा लाइसेंस कब मिलेगा, फिर देखा लाइसेंस कब खत्म होगा। जब लाइसेंस खत्म होगा तो इदारे पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही आपका लाइसेंस रिवोक हो गया तो अब सबसे पहले तो लिमिटेड का वर्ड लगा दें दोबारा से। नंबर 2, फॉरेन से एक्टिविटीज रोक दें, डोनेशंस लेनी बंद कर दें, जो डोनेशंस हैं वो बंद कर दें, इदारे की कार्रवाई रोक दें। अगर आपके कुछ रिसीवेबल्स हैं लोगों की तरफ वो ज़रूर कलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप अपने इदारे को रोक दें। फिर क्या करें? डायरेक्टर्स मिलके तय करें कि भाई अब हमारा लाइसेंस तो कैंसिल हो गया, अब हमें क्या करना होगा। अब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो अगर इदारे को वाइंड अप किया और वो डब्बा खोला और डब्बे में से पैसे निकले, वो तो सारे मेंबर्स को मिल जाएंगे, और हम चाहते ही नहीं थे कि मेंबर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिले। तो लोग तो बड़े सियाने होंगे, अगर वो प्रॉफिट चाहते होंगे इदारा बंद कर देंगे, लाइसेंस तोड़ देंगे, और इदारा जब बंद होगा तो पैसे तो लोगों को मिल गए, तो वो पैसे लोगों को अब नहीं मिलने। लॉ ने बड़ा मजे का रूल दिया है, वो कहते हैं आप जितने भी पैसे इसके हैं वो सारे के सारे उठा के अपनी ही तरह के किसी सेक्शन 42 वाले इदारे को दे दें। इस कंपनी की जितने भी नेट एसेट्स है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो आपने क्या करना है? अपने जैसे किसी इदारे को दे देना, प्रेफरेबली आप वाला उसका ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आप वाला ना भी हो कोई बात नहीं, आप किसी और को चूज कर लें, लेकिन पहली प्रेफरेंस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम अपने सारे एसेट्स उठाएं, अपनी सारी चीज़ें उठाएं, और वो सारी चीज़ें उठा के अपने जैसे किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को दे दें, और उसको कहें भाईजान ये पकड़ो, आज से ये मिशन तुम्हारा, हम ये काम अच्छा नहीं कर सके, हम शर्मिंदा हैं, अब ये तुम्हारे हवाले है, ये अब तुमने इस मिशन को आगे बढ़ाना है। ये करने के बाद रजिस्ट्रार को आके बताएं कि किबला हमने अपना इदारा किसी और के हवाले कर दिया है। वो हमारा माथा चूमेगा, कहेगा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमारी बात को समझा, आपने, चाहे आप बुरे इंसान थे, आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, लेकिन आपने फिर भी अच्छाई से सारी चीज़ें वो कर दी। हम एक दफ़ा तहकीक कर लें कि आपने वाकई सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया या नहीं कर दिया है, और वो थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन के बाद आपको कह देंगे जी अब हमारी तरफ से सब ओके है, अब आप ऑफिशियली इस इदारे को जाके इसका इंतकाल रजिस्टर करा दें। जैसे कि इंसान मर जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, तो इसी तरह से अगर एक कंपनी मर गई है तो उसके दो बातें होंगी, या तो उसकी वाइंडिंग अप शुरू हो जाएगी, या उसका नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ करने की एप्लीकेशन देनी होगी। तो अब रजिस्ट्रार कहेगा कि भाई अगर आपके सारे एसेट्स लायबिलिटी सब जीरो हो चुका है तो जाओ और दरख्वास्त दे दो कि मेरा नाम रजिस्टर से निकाल दें, मेरी कंपनी ख़त्म हो गई है। और अगर आपके कुछ एसेट्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ज़मीन है जो बेचने की कोशिश करें, बिकी नहीं रही, तो अभी सही से ट्रांसफ़र भी नहीं हुई, तो अगर आपके कुछ एसेट्स वगैरह रहते हैं तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू करो, हम एक नुमाइंदा भेज दें अदालत की तरफ से, वो आपकी कंपनी के सारे मामला देख लेगा। लेकिन अगर हमने रजिस्ट्रार की ये सारी बातें ना मानी तो रजिस्ट्रार खुद ही से एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजेगा, वो इन मेंबर्स को साइड पे कर देगा और फिर वो इस कंपनी को खुद से बंद करेगा। क्या ये प्रोसेस समझ आया? क्या हो रहा है? डोनेशन लेना बंद हो जाएगा, नाम के एंड पे लफ्ज़ ऐड हो जाएगा, सिवाय रिसीवेबल्स की मजीद कोई एक्टिविटी
नहीं करेंगे, अपने नेट एसेट्स उठा के अपने जैसे किसी इदारे को ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद बता देंगे रजिस्ट्रार को कि हमने ऐसा कर दिया है, फिर रजिस्ट्रार आपको कंफर्म कर देगा कि अब आप कंपनी को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर दो। तो या वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अपनी पसंद से कंपनी बंद करना, या स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर वाला जो प्रोसेस है, आप उन दो में से किसी एक प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। हाँ, जब आपने नेट एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो थोड़े से पैसे रोक लेने हैं। कितने पैसे? जितने से ये अगली एप्लीकेशन दे सकें। जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप और जो इसके ऊपर खर्चा पानी आना है, इसका एक अंदाज़ा लगाएं। तो जब दूसरे इदारे को शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने थोड़ी सी रकम रोक लेनी है, ताकि आप अपने ये लीगल खर्चे मैनेज कर सकें। कर दिया ट्रांसफ़र, लाइसेंस ख़त्म हो गया। इन मेंबर्स ने या इनके फैमिली मेंबर्स ने 5 साल तक उस नए इदारे में नहीं जाना। वरना क्या करेंगे, एक नया इदारा खुद ही से बनाएंगे, अपने सारे नेट एसेट्स उसे देंगे और ख़ुद भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये वाला मजाक नहीं होगा। आपने जब इदारे को ट्रांसफ़र कर दिए तो 5 साल तक आप या आपके फैमिली मेम्बर्स उस नए वाले इदारे में नहीं नज़र आने चाहिए। तो अब ICAP कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बताओ लाइसेंस लेने की क्या शर्तें हैं। कभी कभी पूछ लेता है बताओ लाइसेंस किस वजह से ख़त्म होता है। और समटाइम पूछ लेता है कि अगर लाइसेंस ख़त्म हो गया तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो लाइसेंस ख़त्म होने के आफ्टर इफेक्ट्स एक दफ़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। कंपनी shall stop all its activities except the recovery of money owed to it। कंपनी सारी एक्टिविटीज़ रोक देगी सिवाय इसके कि जो पैसे रिसीवेबल थे उसको रिसीव करेंगे। कंपनी shall not solicit और receive donation from any source। कंपनी अब किसी भी सोर्स से डोनेशन वगैरह नहीं मांगेगी। All net assets of company shall, कंपनी के सारे नेट एसेट्स shall in specified manner, एक खास तरीके से, कौन सा तरीका हमें नहीं पता, एक खास तरीके से बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। U/S का मतलब होता है अंडर सेक्शन 42, प्रेफरेबली हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विद इन 90 days ऑफ रेवोकेशन और एनी एक्सटेंडेड पीरियड इफ अलाउड बाय। तो रेवोकेशन के 90 दिन के अंदर अंदर या जो भी टाइम उन्होंने दिया उसके 90 दिन के अंदर अंदर, उसके इतने दिनों के अंदर अंदर आपने ये काम कर लेना है। फिर क्या होगा, ए रीजनेबल अमाउंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप और मेकिंग एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम मे बी रिटेन्ड बाय कंपनी। आप कुछ पैसे रख लेंगे क्योंकि आपने उन दो में से कोई एक काम करना है। कौन से दो? वॉलंटरी वाइंडिंग अप या स्ट्राइकिंग ऑफ। आफ्टर सच ट्रांसफर, जब आप एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे, मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ फर्स्ट कंपनी और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन लेटर कंपनी फॉर अगले 5 साल तक। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ अबव रिक्वायरमेंट, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद BOD फाइल कर देगा 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट। BOD क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली बोर्ड कहते हैं और BOD भी पुकारते हैं। बोर्ड फाइल कर देगा 15 डेज के अंदर एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को कंटेनिंग सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एज मे बी। रजिस्ट्रार को वो वाली सारी इंफॉर्मेशन देगा जो उसने बता दी। विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड या तो इनिशिएट कर देगा नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप, या तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू कर देंगे, या मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द रजिस्टर अगर कंपनी हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर सब खत्म हो गया तो सिंपली स्ट्राइक ऑफ कर दें, और अगर अभी भी कुछ रहता है तो फिर वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चले जाएं। वो बड़ा प्रोसेस है, उसमें उनकी तरफ से कोई आएगा। अगर रिक्वायरमेंट टाइमली बेसिस पे आपने कंप्लाई नहीं की तो SECP एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है जो कंपनी को जबरदस्ती उठा के वाइंडिंग अप की तरफ ले जाएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अगर अपनी चीज़ें सही से नहीं करेगी तो मामला इस तरह से होगा। यानी कि इस चैप्टर में इफेक्टिवली जो प्रॉपर इस चैप्टर से रिलेट करता है ये आखिरी टॉपिक था। इससे आगे कुछ इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बातें हैं जो आइडियली अगले चैप्टर में काउंट होती हैं। यानी जो हमारा चैप्टर 2 है ना, वो है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, अब कल से हम एक प्रोसेस शुरू कर देंगे कि कंपनी रजिस्टर कैसे होती है और कंपनी के वो जो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम आर्टिकल्स वो क्या हैं। तो ये पहला सैटरडे होगा जिसमें आपका एक चैप्टर का टेस्ट होगा। अदरवाइज आपने प्लान में देखा था पहले दिन कि हर सैटरडे हमारे 3 चैप्टर्स के टेस्ट हैं। तो इस सैटरडे आपका, चूंकि वो मौलफातुल कुलूब हैं, नए नए अभी आए हैं, तो आते साथ ही एकदम से बहुत भारी काम नहीं कर देना। तो आपका पहले वीक सैटरडे वाले दिन सिर्फ चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। तो कल जो हम पढ़ रहे होंगे, कल डे एंड पे हम एक दफ़ा देख लेंगे, या एक काम करते हैं, कल जो हम पढ़ रहे होंगे हम उसे टेस्ट में नहीं काउंट करते,
कल हम इससे आगे पढ़ना इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। कल के 2 टारगेट हैं हमारे कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, और फिर मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करना है कि पेपर में आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है डिफरेंट सवालों को। तो वो एक अच्छे टाइम पे आपको गाइडेंस मिल जाए ताकि आप टेस्ट में भी उसके मुताबिक कर लें। वो भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेंबर्स को डिविडेंड तो नहीं दे सकते, सैलरी और सब्सिडी वगैरह दे सकते हैं। जी, मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं दे सकते तो सैलरीज तो दे सकते होंगे। जब इस कमरे में बैठ के पहली दफ़ा ये टॉपिक सुनने के बाद आपका दिमाग काम कर रहा है कि ये चालाकी हो सकती है, तो आपकी तरह से हज़ारों लाखों लोगों ने ऐसा गलत सोचा होगा। तो फिर जो एससीसीपी में बैठे हैं वो भी समझते हैं कि इंसान हमारे तो फ्रॉड ही हैं इस मुल्क के। तो ये जो है ना, मेंबर्स को हमने वो डिविडेंड नहीं देना, इन्होंने कहा था इस सेक्शन या इसकी रेगुलेशंस के तहत, इस सेक्शन की कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो रेगुलेशंस ये कहती हैं कि मेंबर्स को सैलरी भी नहीं देनी, कोई परक्सिट बेनिफिट नहीं देने। जो आएगा अल्लाह वास्ते आएगा, सवाब के लिए आएगा, काम करेगा, सवाब की नीयत से काम कर रहा है। तो ये नहीं कहेगा मैं 5 घंटे काम करता हूँ मुझे तनख्वाह चाहिए। तो इसके मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स को ना तनख्वाहें मिलती हैं, ना डिविडेंड मिलता है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। बट हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ डिविडेंड वाली बात है। जो आईकेएफ के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट, अब इन्होंने कहा इसका मतलब है जो आईकेएफ के मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनको तो फिर नहीं मिलता होगा। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग इनकी सैलरियाँ नहीं होती। 0%। ये सिर्फ और सिर्फ इदारे की फलाह बहबूद के लिए वॉलंटरी आते हैं। हाँ, अगर इदारा अपने किसी इवेंट में, दुबई में एक इवेंट कर रहा है और इनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे भेज रहा है, तो वो इन पे ज़रूर खर्चा करेगा, इनकी टिकटें वगैरह या इस तरह से करके। लेकिन इनको अपने ये काम करने के कोई लंबे चौड़े सैलरियाँ और वो उस तरह से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मैंने समझाने के लिए आईकेएफ की एग्जांपल दी थी। आईकेएफ सेक्शन 42 में रजिस्टर नहीं हुआ, आईकेएफ के अपने बायलॉज हैं। उस बायलॉज में ये लिखा है कि आईकेएफ के मेंबर अगर आईकेएफ को ओवर एंड अबव कोई सर्विस देंगे तो आईकेएफ उसकी रेमुनरेशन उन्हें देगा। फॉर एग्जांपल, आईकेएफ अपने किसी मेंबर से कहता है कि जी हमने एक ट्रेनिंग करवानी है, उस ट्रेनिंग से हम इतना कमाएंगे, तो मेंबर फिर उनसे चार्ज कर सकता है उस ट्रेनिंग का। तो इस तरह की चीज़ों पे फॉर एग्जांपल वो अपने कुछ मेंबर्स को कहते हैं जी हमें किताब बना के दो, हमें किताब रिव्यू करके दो। तो आईकेएफ के बायलॉज थोड़े से डिफरेंट है। समझाने के लिए मैंने आईकेएफ इसलिए दिया था कि जो होता है ना कि भाई सरप्लस क्या है, तो मैंने कहा वो इदारा बता दूं जो सबको नजर आ रहा है। जी, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कभी कभी तो जल्दी छुट्टी मिलती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ के आना है। कल हम इंशाल्लाह, अच्छा कल हमारी क्लास का टाइम 2:15, हमारा अभी 1:45 होता है ना, तो जुम्मे वाले दिन 2:15 से 3:15 है। तो जुम्मे वाले दिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम आ जाएगा। तो इफेक्टिवली मैंने जुम्मे वाले दिन तकरीबन पूरे स्केजुअल में थोड़े से वो टारगेट्स रखे हैं जो डूएबल हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और थोड़ी सी छोटी क्लास करते हैं।